हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नॉलेज ट्यूटोरियल्स। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी कि जिनका इफेक्ट पीरियोडिक टेबल पे होता है। वो कौन कौन सी थी? एटॉमिक साइज था और आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर था। ठीक, उसका इफेक्ट हमने देख लिया था किस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एंड पीरियड। एक चीज हमने एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट में कि मेटालिक करेक्टर जो होता है वो लेफ्ट टू राइट घटता है, ठीक, या बोले लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि सर ये केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। ये है कुछ नहीं। केमिकल रिएक्टिविटी में करते कुछ नहीं है, केवल क्या करते हैं, दो तरह से उसकी रिएक्टिविटी को जज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के हिसाब से, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के हिसाब से। ठीक, मेटल को भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मेनली क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन लूज करने के हिसाब से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जज करते हैं, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने के हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी जज करी जाती है। ठीक, तो इसी में आपका डिफाइन होता है कि लेफ्ट टू राइट में मेटालिक करेक्टर पहले डिक्रीज होता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने लगता है। ठीक, इंक्रीज होने का क्या मतलब है, पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है उसको अचीव करने लगता है। ठीक है, मान लीजिए इंटीजर की हम बात करें तो ये -15 से 0 15। तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, निगेटिव से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो संख्या है वो क्या हो रही है, पहले घट रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, बढ़ के 15 तक पहुंच रही है। तो सेम इसी तरह क्या होता है, मेटालिक करेक्टर पहले डिक्रीज होता है, फिर बाद में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये बात हो गई केमिकल रिएक्टिविटी की। अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ बात हो गई थी केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहां पे फिर से देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो एटम यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी एटम यूटिलाइज करता है या ऑक्यूपाई करता है, वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये हो गई बात आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक, इसकी यूनिट कौन सी होती है, जनरली जो हम यूज करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की, जनरली जो हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो कौन सी है, किलो जूल पर मोल। ठीक, पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए ये मोल क्या होता है। मोल निकालते हैं हम फ्रैक्शन किसका किसका, जिस एटम की या एलिमेंट की या कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मतलब कहने का क्या है, ये एक तरह का रेशियो है। ठीक, गिवन मास जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर या इतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, उसके मॉलिक्यूलर मास से जब उसको आप डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स, कितने मोल्स आपको गिवन है वो हो जाएगा। ठीक, अब ये भी दो चीज पे डिपेंड करती है, कौन कौन से, एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। डिपेंड्स अपॉन पहला एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज पे कैसे,
ठीक, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जैसा कि ग्रुप में हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के सेंटर से दूर होने लगती है, जिससे न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता उस शेल पे। ठीक, जब उस शेल पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कम एनर्जी पे। ठीक, कम एनर्जी पे लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, जल्दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बना देगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जनरली मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बोलते हैं, जिसपे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो स्पीशीज हमको मिलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक, और ये जनरली कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा कौन सा था आपका, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की भी बात हो गई थी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस प्रोटॉन का चार्ज होल्ड करता है वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक, अट्रैक्ट करेगा तो यानी इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगेगी तो ये क्या होगा, इजिली लूज नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल जो है। ठीक, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए। ठीक है, तो जब साइज डिक्रीज करेगा या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन एटॉमिक साइज का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, तो ये टॉप टू बॉटम घटती है और लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ती है। ठीक है, हाँ ये बात हो गई इसकी। लेकिन बहुत से लोगों का डाउट है कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का क्या केस क्या है, तो कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। क्यों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम मानते हैं, बहुत जगह रिलेशन, ये रिलेशन है नहीं, लेकिन हम ऐसा समझने के लिए समझ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाएं तो एटॉमिक साइज जब बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस ज्यादा चार्ज या ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा नहीं पाएगा, तो वहां पे क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरह क्या होता है, एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घट जाता है। शेल्स बढ़ जाती हैं तो ज्यादा न्यूक्लियस जो होता है वो फोर्स नहीं लगा पाता आउटर मोस्ट पे। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ये दोनों नाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और एनर्जी की जगह अगर एंथैल्पी भी मिला लिखा दिखे तो फिर वो भी क्या है, सेम चीज ही की बात हो रही है वहां पे भी, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी मिले चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिले, है वो क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है,
जितनी एनर्जी एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो ये भी दो चीज पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे कैसे, एटॉमिक साइज पे इस तरह से कि अगर ऊपर से नीचे ग्रुप वाइज में बढ़े तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रह जाती। आउटर मोस्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल में कम होते हैं, तो अट्रैक्शन होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर पाते, इसीलिए नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले जाते हैं। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनको क्या होगा, अगर इनको आयनाइज होना होगा तो इनको ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक। तो ज्यादा एनर्जी लूज करने से अच्छा है कि कुछ एनर्जी ये इवॉल्व कर दें और इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, आसान काम इनको ये पड़ेगा। और मेटल्स को क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनको लगभग बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इवॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो क्या होगी, घटेगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट पे, उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी इवॉल्व करनी पड़ती है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सेम चीज है। ऊपर न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, जितना ज्यादा बाउंडेशन होगा उतना इजीली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एनर्जी इवॉल्व कर देगा, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से क्या होगा, एनर्जी घटेगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। बस एक एग्जांपल ले लें इसका, अगर ये आपका आयनाइजेशन का एग्जांपल है। ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन का, ठीक। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी को निगेटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन को पॉजिटिव, ठीक है। एक और बात आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, जो आपकी मान लीजिए कि एक एटम है, ठीक। मान लीजिए एक सोडियम एटम ले लिया हमने, इसमें हमको अगर आयनाइजेशन देखना है, जो मैंने आपको बताया अभी कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है, वो क्यों बढ़ती है। अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक। Na पॉजिटिव बन जाएगा, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी हर बार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है पॉजिटिव आयन के केस में, ठीक। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, पॉजिटिव आयन के केस में होती है। क्यों होती है, ये क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल आयन स्पीसीज हो जाती है। तो इसमें से अगर आपको दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ा के देनी पड़ेगी, ठीक। क्यों, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, एक निकल गया तो इसके पास क्या बचे 2, 8। अब 8 जो है आपका फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको तो ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत मतलब एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, फिर और एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। फिर Na पॉजिटिव 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 3 चार्ज हो गए, फिर और एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह हर राउंड में एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज।
अगर इसको हम ले लें 1, इसको 2, इसको 3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम करते हैं, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम करें तो ये क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर जैसे जैसे निकालते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में देखें, ठीक, तो उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन गेन करता जाता है तो वो क्या होता जाता है, एनर्जी लूज करते करते उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है, ठीक। तो वो क्या करता है, स्टेबल होने के बाद तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, तो जरूरत है नहीं, जब वो बिना जरूरत के इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कम एनर्जी देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान लेना है और वो आपकी जरूरत का नहीं है, जरूरत का नहीं है, तो उसके लिए आप क्या, कम पैसे देना पसंद करेंगे। तो वही सेम चीज किसमें होती है, क्लोरीन एटम के साथ। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसके बाद आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक, देंगे तो वो उसके लिए क्या देगा, कम एनर्जी इवॉल्व करेगा, ठीक। तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है, हर राउंड में एनर्जी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हम कर रहे थे, तो उसमें क्लोरीन एटम की क्या हो रही थी, हर राउंड में एनर्जी कम होती जाएगी। तो जो जिसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि वो कम, उसको जरूरत है नहीं तो क्यों एनर्जी वो अपनी वेस्ट करेगा, ठीक। एनर्जी दे रहा है तो यानी उसकी भी एनर्जी कम हो रही है, तो हर राउंड में क्या होगी, कम होगी। तो अगर उस क्लोरीन के लिए हम 1 मान लें, क्लोरीन माइनस के लिए 2 मान लें, माइनस माइनस के लिए क्लोरीन माइनस 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 के लिए हम 3 मान लें, इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो वो क्या आएगा, 3, फिर 2, फिर 1। जो सबसे पहली वाली होगी उसमें वो सबसे ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उसकी सख्त जरूरत होगी, ठीक। तो इस हिसाब से ये होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी को हम निगेटिव साइन से लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं, ठीक। उसका रीजन मैंने आपको वीडियो में, केमिकल बॉन्डिंग लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि निगेटिव पॉजिटिव किस हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं किस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग। ये क्या होती है, जब एटम की अट्रैक्शन बढ़ती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अट्रैक्शन क्या, दोनों एटम सोचते हैं कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, सेंटर पे रहे, ठीक है। तो वो एनर्जी लगाना शुरू करते हैं, जिसमें पहला नॉन मेटल लगाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर मेटल लगाता है तो इधर आता है, तो दोनों सेंटर पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? नॉन मेटल जब एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या इफेक्ट है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम की साइज कम होगी, जो कि न्यूक्लियर चार्ज के केस में होता है, ठीक। तो साइज कम होगी तो दूसरे एटम की न्यूक्लियस से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो क्या, फोर्स ज्यादा लग रही होगी, ठीक। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ कम होगी तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका दो टर्म्स पे डिपेंड करता है, पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज, डिस्टेंस, जब साइज इंक्रीज करेगा तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस अपने आप बढ़ने लगेगी। क्यों? आउटर मोस्ट की डिस्टेंस बढ़ेगी, उसके बाद शेयरिंग होगी तो डिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से अगर टॉप टू बॉटम चले तो साइज इंक्रीज होती है तो फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट चले तो साइज कम होता जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी।
ठीक। अब न्यूक्लियर चार्ज का मेन रोल क्या होता है? एटम के साइज को कंप्रेस करना, जिससे न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाए किस पे? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पे, ठीक, कि वो लूज ना हो जाए। ठीक, तो वो जब इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज तो वो क्या करेगा? साइज कंप्रेस करेगा, तो अपने आप क्या होगा? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम हो जाएगी, किससे? न्यूक्लियस से। तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होने लगेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, टॉप टू बॉटम चले तो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होता है लेकिन एटॉमिक साइज के कंपेरेबल कम, तो ऊपर से नीचे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी ही घटनी है। लेकिन लेफ्ट टू राइट चले तो साइज कांस्टेंट होती है, ठीक, कांस्टेंट शेल होती है, सॉरी, शेल कांस्टेंट होती है, तो और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो साइज कंप्रेस हो जाती है। साइज कंप्रेस हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आपके केवल दो टॉपिक बच रहे हैं, कौन कौन से? पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर। मास नंबर को ही हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, बस इतना ही होता है। वो आपका रिलेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपका रिलेशन देता है, इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक, लेकिन डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला ये सिग्निफिकेंस क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस सिग्निफिकेंस का बहुत बड़ा रोल है सारी प्रॉपर्टी में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लीजिए क्लोरीन की बात करें तो उसका एक्सप्रेस कर लें, एक्सप्रेस कर लिया। ठीक, 3 शेल आ रही है तो मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 17 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, आउटर मोस्ट में 7 है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक, सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती चली जाएंगी केवल इस रिलेशन से, जो हमको क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सिग्निफिकेंस। ठीक, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इससे पता लग जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा वो पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एटॉमिक नंबर की। हाँ, इसको डिनोट करते हैं Z से, और ये एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है। ठीक, ये जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा होगा वो एटॉमिक मास या मास नंबर। तो अगले की बात कर लेते हैं, मास नंबर। मास नंबर, ये मास नंबर क्या है? इसको डिनोट करते हैं किससे? ए से। मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से? जिसको कंसिस्ट करके क्या होता है? एटम बना होता है। ठीक है, तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये किसके एलिमेंट्री पार्टिकल को काउंट करता है? केवल न्यूक्लियस के। तो वहां से हम क्या निकाल पाते हैं आसानी से? प्रोटॉन। ठीक, तो ये क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको मिल गया। ठीक, इसकी एक रिजल्ट अगर हम निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि जो इवन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उसका जस्ट डबल होता है। मतलब ये क्या देता है? A इक्वल्स टू 2Z फॉर इवन नंबर ऑफ इवन एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर फॉर इवन एटॉमिक नंबर। लेकिन एक्सेप्शन आ जाती है किसमें? दो एक्सेप्शन है इसकी। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 लेकिन मास होता है 9, दूसरा होता है आर्गन का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और
मास होता है 40। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखें तो ये आपको देता है a इक्वल्स टू 2z, जो आपके रिमेनिंग वाले, रिमेनिंग मतलब फॉर ऑड एटॉमिक नंबर्स। ठीक, ऑड एटॉमिक नंबर्स। एक्सेप्शन यहां पे भी है, एक हाइड्रोजन की और एक और है, वो आपका होमवर्क है पॉइंट आउट करना कि दूसरी कौन सी एक्सेप्शन है। तो 2 एक्सेप्शन इसमें, 2 एक्सेप्शन इसमें। ठीक, तो इसके साथ आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल खत्म। ठीक है, आपके कोर्स में इतना ही है। हमने सबके बारे में डिटेल में बात कर ली, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट जो है आपके वो कमेंट सेक्शन में दे दें। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस। अब हम अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।